जय हिंद साथियों, मैं जय ओझा लेकर के आ गया हूं एक और ब्रह्मास्त्र आपके आने वाले क्लैट के लिए। यहां हम बात करेंगे टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके क्लैट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके क्लैट की तैयारी को दुरुस्त यानी कि मजबूत कर देंगे। तो आप लोग बच्चे एक एक टॉपिक का क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। 25 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखेंगे आप लोग। तो नोटबुक और पेन फटाफट निकाल लीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं कि सर टॉपिक क्या क्या पढ़ें, हमें इसमें प्रॉब्लम होती है, और टॉपिक में क्या क्या पढ़ें हमें यह भी सोचना पड़ता है। तो आप लोग अब एक एक टॉपिक को नोट करना शुरू कर देंगे। देखिए बच्चे, 25 टॉपिक में सबसे पहले आप देखोगे रिपब्लिक डे, जो इस साल का, जो हमारा 2026 का 2026 का रिपब्लिक डे था, उसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि रिपब्लिक डे 26 जैन को ही हम लोग क्यों मनाते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूं, हिस्ट्री में आप लोगों को क्या लिखना है। देखिए, कोई भी चीज होती है ना, जो थोड़ी सी सोचने वाली या सोचने पे मजबूर कर देती है, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में ही तैयार हो गया था, 1949 नवंबर में ही तैयार हो गया था, तो यार हमने 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया। तो यहां से आप लोगों को क्या क्या पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने आपको बताया हिस्ट्री। जैसे कि देखिए, यहां पे आप देखोगे 1929 में यहां लाहौर में जब कांग्रेस का सेशन शुरू हुआ था ना बच्चे, ठीक है। देखिए, मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, आपको बता रहा हूं कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, देखिए कि 1929 में जब लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह अनाउंस किया था कि देखो यार, हम गुलाम तो सिर्फ तब है ना जब गुलामी मानेंगे अंग्रेजों की, अपन नहीं मानते कि हम गुलाम हैं। समझ में आया? तो हम लोग अब आजाद हैं, और 26 जन 1930 से हम हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। अब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हम 26 जनवरी को कर रहे थे, लेकिन हम आजाद कब हो गए? 15 अगस्त को। तो यार 26 जैन को भी तो कोई ना कोई महत्व देना था ना, इतना इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए। इस वजह से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद भी 26 जैन 1950 का इंतजार किया, और उसी दिन हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया। तो इस तरीके का पूरा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। अब 2026 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? थीम पढ़ना है, ठीक है। थीम, जैसे कि इस बार की थीम थी 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। ठीक है बच्चे, वंदे मातरम सॉन्ग याद रखेंगे, यानी कि वंदे मातरम सॉन्ग का 150 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। 1875 में रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था इसे, और 1882 में अपनी एक जो नॉवेल थी, उपन्यास था, जिसको हम आनंद मठ के नाम से जानते हैं, तो आनंद मठ में इन्होंने उसको पहली बार पब्लिश किया था 1882 में। 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया था। तो आप देखोगे कि सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि थीम 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम, इसका मतलब वंदे मातरम सॉन्ग के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। चीफ गेस्ट कौन था आपको अच्छी तरह से पता, यूरोपियन यूनियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन कमीशन, दोनों के चेयरमैन चीफ गेस्ट थे। उर्सुला वॉन दे लियन, आप लोगों को कई बार हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन। इन लोगों के साथ 26 जैन को आप लोगों ने देखा कि इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया, और 27 जैन को इनके साथ हम लोगों ने एफटीए साइन कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। ठीक है, याद रखेंगे। मेजर हाइलाइट्स में आप लोग देखेंगे कि क्या क्या हाईलाइट किया गया, यानी कि देखिए टेबलॉक्स होता है ना, कि अलग अलग झांकियां टेबलॉक्स प्रेजेंट की जाती हैं, जिसमें इस बार 13 मिनिस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और 17 स्टेट्स और यूटीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, पूरा का पूरा सिस्टम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ नई जो भी डिफेंस इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया गया, टेबलॉक्स के बारे में आपको बताता हूं। बेस्ट मिनिस्ट्री, जो आपको देखोगे ना, 13 मिनिस्ट्री में से बेस्ट मिनिस्ट्री कौन सी है, किसका टेबलॉक्स है, उसने क्या प्रेजेंट किया। उसके बाद आप देखोगे गैलेंट्री अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में बताया है। ठीक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन है 26 जन 1950 का, सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है बच्चे, एक एक चीज। क्लियर है पॉइंट? देखिए, अब देखते हैं दूसरा, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो कब आया था, इसका मेन मकसद क्या था, सब कुछ आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखोगे आप लोग क्यों हम इसमें से हम लोग क्यों पढ़े और क्या क्या पढ़े। सबसे पहले एम देखोगे, एम क्या था। एम में आप देखोगे कि 4 स्टेट से होकर के गुजरती है अरावली रेंजेस, जैसे कि नॉट 4 स्टेट, 3 स्टेट और एक यूटी। 3 स्टेट्स में आप देखोगे गुजरात हो गया, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और एक यूटी में आप लोग दिल्ली को देखोगे। ठीक है, तो जो ईस्टर्न साइड की तरफ
थार डेजर्ट ना फैले उसको रोकने के लिए, एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट को रोकने के लिए हम लोगों ने यहां पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। यानी इसका मकसद क्या है, कितने स्टेट्स को कवर करती है, अरावली रेंजेस के बारे में फैक्ट्स, यानी कितनी दूर में फैला है, कितने स्टेट्स में है, सारे के सारे उसके बारे में फैक्ट्स। ग्रीन वॉल कॉन्सेप्ट कहां से आया था, ये तो अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है, ठीक है, तो वो यहां पे ना फैले, यानी कि सहारा डेजर्ट जो है वो ज्यादा दूर तक ना फैले, इसलिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट उन्होंने भी शुरू किया था। उस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, उसका ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट था। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से हम लोगों ने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लिया था। डेजर्टिफिकेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे क्या क्या किया जा रहा है, नेशनल लेवल पे क्या क्या किया जा रहा है, सब कुछ। उसके बाद ये कैंपा फंड की बात करोगे, कैंपा फंड जैसे कि मान लीजिए कि कैंपा फंड क्या होता है, जैसे डेवलपमेंट के लिए सड़कें बनाई हम लोगों ने, हमने शहर बनाए, हम लोगों ने ब्रिजेस बनाए, तो जो भी एनवायरनमेंट का लॉस होगा, जो कि जंगल का लॉस होगा, उन लॉस को भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए और पेड़ लगाने पड़ेंगे, है ना, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। तो उसके लिए जो फंड कलेक्ट किया जाता है, दिस इज नोन एज कैंपा फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखने। उसके बाद नेशनल एक्शन में आपको सब कुछ मैं बता ही चुका हूं डेजर्टिफिकेशन के लिए। उसके बाद रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे, यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, कौन से एक्ट जुड़े हुए हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट 1986, सब कुछ आप लोग यहां पे लिखोगे, ठीक है। और एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस आप सबको पता है, तो लिखें या नहीं लिखें, बट एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ेंगे जरूर, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद देखोगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। देखिए जहां पर भी फंडामेंटल राइट की बात आ जाती है, ठीक है, वहां पे आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट एक बार पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये बिना सोचे समझे पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन आ ही जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले सारे के सारे फंडामेंटल राइट आपको पढ़ने हैं। स्पेशली इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज किया गया था, बहुत बड़ा एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जैसे यहां पे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या डिसीजन दिए यहाँ पे। आर्टिकल 21 देखो, आर्टिकल 21 क्या बताता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना, यानी कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। तो यार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब कोई फीमेल होती है तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, वो ऑफिस में नहीं जा सकते, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे उसको फंडामेंटल राइट दिया गया कि भैया ये फंडामेंटल राइट है कि उस सिचुएशन में उसको प्रॉपर हाइजीन का मेंटेनेंस किया जाएगा, वर्क प्लेस पर उसको वर्क प्लेस पे, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह पर उसको ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी, ऐसी फैसिलिटीज दी जाएंगी कि वो कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। राइट टू हेल्थ पूरा पूरा आप लोग देखोगे। उसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट जहां पर भी आ जाता है ना, जहां पर भी फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं ना, वहां पे याद रखना आप लोगों को डीपीएसपी भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि स्टेट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या बताता है, किसी भी स्टेट को अपनी पॉलिसीज बनाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो डीपीएसपी आप लोगों को पढ़ोगे, जब भी फंडामेंटल राइट आएगा डीपीएसपी आपका जरूर आएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम गर्ल्स के लिए चला रखा है, याद रखेंगे आप लोग। पोस्ट एंड वर्कप्लेस फैसिलिटीज आप देखोगे कि वर्कप्लेस पे फीमेल की सुरक्षा के लिए, फीमेल की सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन से एक्ट हैं, ये भी आप लोग देखोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करोगे, यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गर्ल्स के लिए कौन सा है, तो आई थिंक 2, 3, 4, 5, 6 भी है, 7 भी है। ये सस्टेनेबल गोल आप लोग देखना एक बार, ठीक है, कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका फीमेल की सुरक्षा के लिए है। और जेंडर जस्टिस, यानी हमारे इंडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ग्लोबल लेवल पे मेल फीमेल का एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है इस डिफरेंस को लेकर के, वो सबको रोकने के लिए क्या क्या एक्शन लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, वो सब कुछ। और देखिए अब सवाल आता है कि सर हम ये सब ढूंढेंगे कैसे, सर समझ में नहीं आता क्या करें, आप बता के चले जाओगे, हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही थी ना, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ो, उसमें से क्या क्या पढ़े, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ढूंढने का क्या यार, गूगल पे जाओ और आप लोग एक एक चीज ढूंढो। याद रखना जितना मैं देखो हम लोग भी तो गूगल से ही सर्च करते हैं ना, और आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि चैट जीपीटी बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन देता है। चैट जीपीटी उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नो डाउट, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, लेकिन उसको हम अपना कंटेंट देते हैं, हम लिखते हैं, बताते हैं कि चैट जीपीटी भैया ये है आप इसको ठीक से करके दो, तो बस लैंग्वेज ठीक करके देता है। आप लोगों को फैक्ट पता है तो आप लोग यूज कर सकते हो, फैक्ट नहीं पता, डिटेल नहीं पता, आप लोग चैट जीपीटी मत इस्तेमाल करो। इंफॉर्मेशन मांगते हो यार, उसका बस चले तो गांधी जी को कल परसों पैदा कर दे वो, ठीक है, समझ में आया। चैट जीपीटी का वो हालत है, आप बोल देना ना कई बार तुम गलत बता रहे हो, ओहो सॉरी 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 माय मिस्टेक करके आपकी गलत चीज को दोबारा से प्रेजेंट कर देता है। कई बार ऐसा तो नहीं, आपको यूज नहीं करना, ठीक है। सिर्फ गूगल यूज करोगे, विकिपीडिया देखोगे हर चीज के लिए, एक एक चीज मैं बता रहा हूं विकिपीडिया डाल दोगे, ठीक है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट डाल के विकिपीडिया डाल दोगे, आ जाएगा पूरा डिटेल आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है।
ठीक है, एक एक चीज पढ़ोगे और इसी सीक्वेंस में सारे सारे नोट्स आप लोग बनाने वाले हो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे इंडिया ने राफेल डील जो किया था, ठीक है, फ्रांस के साथ, वो आप लोग देखोगे, ठीक है। सबसे पहले देखोगे कि राफेल एयरक्राफ्ट क्या है, यानी कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप सभी को पता है, दसॉल्त के बारे में हम जानते हैं, तो दसॉल्त कहां की कंपनी है, वो कब बनी थी, क्योंकि भाई राफेल वही बना रही है, याद रख लेना इंडिया के लिए, क्लियर पॉइंट। तो दसॉल्त है, फीचर्स ऑफ राफेल, डील की वैल्यू कितने की है, और इन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है भाई, पहली बारी कब हुई थी, 2016 में हुआ था, फिर 2025 में हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद 2026 में हुआ था। यहां पे आप देखोगे 36 राफेल, फिर यहां पे आप देखोगे 26 राफेल, फिर यहां पे देखोगे 144, इसमें भी 18 राफेल सीधा फ्रांस से आएगा और बचा हुआ 92 राफेल हम लोग इंडिया में बनाएंगे, यानी कि हर चीज आपको देखनी है, कितनी कितनी वैल्यू थी। अब यहां पे बेटा फ्रांस की बात हो रही है और इंडिया की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यू हैव टू रीड each and every points related to the India France relationship, याद रखेगा एक एक चीज। उसके बाद ये डील कौन करवाता है भाई साहब, ये डील तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करवाता है। कौन? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी जिसको बोलते हैं, 2001 में जिसको बनाया गया था कि भाई जितना भी डील होगा डिफेंस से रिलेटेड आप ही करोगे, ठीक है। तो डीएसी के बारे में सारा डिटेल आप लोगों को पढ़ लेना है, क्लियर है पॉइंट। डील, ये राफेल के बारे में, राफेल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन से, सबको, डील की वैल्यू, इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप, डीएसी के बारे में और प्रोसेस के बारे में, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है फ्रांस की हमारे लिए। अब देखो फ्रांस नाटो का भी मेंबर है, फ्रांस G20 का भी मेंबर है, G7 का भी मेंबर है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में भी आप इसको देख लोगे। अरे गुरु, इतने सारे ग्रुप्स में अगर ये मेंबर है तो जाहिर सी बात है इंडिया अगर इसे दोस्ती रखेगा तो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे, ठीक है, क्लियर पॉइंट। और ये जो हम डील कर रहे हैं राफेल की, किसके लिए करेंगे भाई, जेट कौन उड़ाएगा, एयरफोर्स वाले ही उड़ाएंगे, हालांकि नेवी के लिए भी किया गया था, सेकंड वाला था ना वो नेवी के लिए किया गया था, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, क्लियर बच्चों। चलिए, आर्मी डे बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि देखा जाए तो हर साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्मी डे में आप लोग देखोगे कि कब मनाया जाता है भाई साहब, तो 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 1949 को जो हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स से इंडियन आर्मी की कमांड ली थी, यानी इंडियन आर्मी से अपने मतलब चार्ज ले लिया था ब्रिटिशर से 1949 में, याद रखना 15 जनवरी का ही दिन था, इसीलिए हम लोग आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है, याद रखेगा, क्लियर पॉइंट। तो पहली बार ये वाला जो आर्मी डे था ना 2026 वाला, पहली बार कैंटोनमेंट से बाहर मनाया गया, कैंटोनमेंट से बाहर जयपुर में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी, आर्मी की थीम क्या है, हमारे तीनों फोर्सेस के चीफ कौन है, इंडियन एयरफोर्स आर्मी के चीफ कौन है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आर्मी की बात कर रहे हैं तो सारी की सारी आप लोगों को ऑपरेशंस पता होने चाहिए। 2026 में जो भी इंडियन आर्मी ने ऑल ऑपरेशन जो किए हुए हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया था, इस तरीके के सारे सारे ऑपरेशन महादेव किया था, ये सारे ऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भी हम लोगों ने दूसरे देशों के साथ मिलकर के किए, वो पूरा का पूरा आर्मी का मोटो है, आर्मी का मोटो क्या है, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सबके बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। लिस्ट बता रहा हूं आप लोगों को, इसी सीक्वेंस में चलना है बच्चे, ठीक है। चलिए नाउ, यूनियन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप सभी को पता है बजट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बजट में दो तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, पहला देखोगे जो 2026 का बजट है उसमें से आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, और दूसरा देखोगे स्टैटिक पूछा जाएगा। स्टैटिक यानी कि लॉजिकल पार्ट, जो कि बजट में हम क्या लेते हैं, बजट में क्या नहीं लेते, ये सब, और करंट में क्या क्या लिया है ये बताओ, या सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे पहले, ठीक है, क्या पढ़ोगे, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम आएगी और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगा, उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो तरीके के एक्सपेंडिचर आप लोग पढ़ोगे। टैक्स कौन कौन से चेंज किए गए हैं इस बार, जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पिछले वाले स्लैब की, तो 2.5 लाख पे एग्जम्पशन था, ठीक है, और नया वाला जो 2026 में स्लैब आया है इनकम टैक्स का, उस पे 4 लाख तक का एग्जम्पशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टैक्सेज में क्या क्या चेंज हुए हैं, और पूरा पूरा इनकम टैक्स का पूरा रिजाइम ही चेंज कर दिया गया इस बार, तो ठीक है, याद रखना। मेजर कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, निर्मला सीतारमन, निर्मला ताई ने कौन कौन सी स्कीम अनाउंस किया है, कौन कौन से इकोनॉमिक सर्वे भी आप लोग पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल क्या क्या अचीवमेंट किया गया, ये सब, ठीक है। फाइनेंस बिल, उसके बाद बजट का प्रोसेस क्या है ये पढ़ोगे आप लोग, यानी कि कैसे कैसे बजट आता है। उसके बाद आप देखोगे FRBM एक्ट देखोगे, फाइनेंस मिनिस्टर जो
इसको पूरा प्रेजेंट करेगा, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्लैट जब पूछेगा तो 360 डिग्री पूछेगा, ठीक है, याद रखेगा। तो ये सारा का सारा सीक्वेंस आप लोगों को नोट्स में बनाना है। क्लियर है पॉइंट बच्चे? चलिए नेक्स्ट आगे देख ले हम लोग, अगला कौन सा टॉपिक है आपके पास, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन। आप सभी को पता है फाइनेंस कमीशन जब बनाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन बनाती है कि अगले 5 सालों तक के लिए फाइनेंस यानी इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आएगा उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे किया जाएगा। 5 सालों के लिए बनाया जाता है, ठीक है, याद रखना 5 सालों के लिए। तो इस बार जो बनाया गया है 2026 से लेकर के 31 तक बनाया गया भाई साहब, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, यानी कि 16 फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, किस तरीके से उसको अपॉइंट किया जाता है, उसका मेन मकसद क्या है, सब कुछ आप लोग देखो। फंक्शंस देखोगे। टैक्स डिवोल्यूशन क्या है, डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 तरीके के डिवोल्यूशन आप लोग देखोगे। एक देखोगे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है बच्चे, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन आप लोग देखोगे। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऊपर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी और नीचे, ठीक है, नीचे आपको नॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, साइड में, ठीक है, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल में सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 लाख रुपए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आई, इस 1 लाख रुपए में कितना सेंटर के पास रहेगा और कितना स्टेट के पास रहेगा, इसको हम लोग वर्टिकल डिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, वर्टिकल डिवोल्यूशन। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, जैसे मान लो स्टेट को अब की बार बोला गया है कि 41% पैसा स्टेट को मिलेगा, तो ये 41% पैसा स्टेट टू स्टेट कैसे डिवाइड होगा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। तो टैक्स डिवोल्यूशन 2 तरीके के डिवोल्यूशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और एक आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। और ग्रांट्स इन एड यानी कि टैक्स, ये जो 41% जो स्टेट को दिया जाएगा, इसके बाद एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा जो स्टेट को ग्रांट इन एड बोलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये देख लेना, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आपको बता चुका, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस सारे के सारे चीजें देख लेना, ठीक है। फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल, इसके बारे में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। ये सारा का सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है बच्चे, ठीक है। नाउ एआई इंपैक्ट समिट, यानी कि आप सभी को पता फरवरी में एआई इंडिया इंपैक्ट समिट हुआ था ना इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ये कहां पे हुआ था, इसका वेन्यू क्या है, आप सभी को पता भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसका थीम क्या है, यानी कि आप देखोगे कि मेन किस चीज पे फोकस किया गया था, इसमें 3 हम लोगों ने सूत्रों की बात की थी, 3 सूत्र जिसको हम लोग पीपीपी भी बोलते हैं, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, है ना। उसके बाद हम लोग 7 चक्र की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, याद रखना एआई इंपैक्ट समिट में। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, रिस्पॉन्सिबल एआई क्या होता है, एआई गवर्नेंस, एआई के एथिक्स, डीप फेक के बारे में आप लोग बात करोगे, इंडिया का एआई मिशन क्या है ये, और यूनेस्को के एआई प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब कुछ आप लोग देखोगे। और यहाँ पे सब मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा आप लोग देखोगे, ठीक है, कि इंडिया ने क्या क्या प्रेजेंट किया है, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, इंडिया ने क्या क्या प्रेजेंट किया है, जैसे कि कौन कौन से एआई के मॉडल यहां पे इंडिया ने प्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप लोग देखोगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। इंडियाज 100th रामसर साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इंडिया के पास 100 रामसर साइट हो चुके हैं, ठीक है। 100 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अभी 100 में आप लोग देखोगे जयप्रकाश नारायण, है ना बच्चे, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी, ठीक है, याद रखना कहां पे है भाई, ठीक है। तो ये आप देखोगे बलिया में, बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा रामसर साइट क्यों इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 2014 में हमारे पास केवल और केवल 26 रामसर साइट्स हैं। हम लोगों ने सोचा था जब हमारी आज़ादी का पूरा 100 साल कवर हो जाएगा तो हमारे पास 100 रामसर साइट होने चाहिए, लेकिन अभी 100 रामसर साइट तो भाई साहब हमें 2026 में ही मिल गया, यानी कि देखो इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है। तो एनवायरमेंट का अगर टॉपिक पढ़ते हो तो रामसर साइट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो रामसर साइट इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो रामसर साइट का, और ये मैं 2026 में 4 रामसर साइट इंडिया में ऐड किए गए और चारों ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक पटना बर्ड सेंचुरी, ईटा उत्तर प्रदेश में आप लोग देख लोगे, ठीक है। छारी धंड वेटलैंड आप लोग देख लोगे, रन ऑफ कच्छ गुजरात में देख लोगे, जयप्रकाश नारायण बलिया में आपको बता ही चुका हूँ, सीखा झील बर्ड सेंचुरी आप लोग देख लोगे, अलीगढ़ में देख लोगे, उत्तर प्रदेश में, सब कुछ आप लोगों को पढ़ना बच्चे। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, रामसर सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, रामसर कंजर्वेशन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, नेशनल वेटलैंड प्रोग्राम क्या होता है, ये सब कुछ, और इंडिया के बारे में, इंडिया कब इसका मेंबर बना था, इंडिया के पहला
पहले वेटलैंड्स कौन कौन से थे जो कि रामसर साइट में शामिल हुए, जैसे कि केवलाडियो नेशनल पार्क हो गया, और केवलाडियो के बाद एक और था यार चिलिका लेक हो गया, ठीक है, उड़ीसा वाला। ये सब आप लोग देखोगे। सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है? तमिलनाडु के पास है, 20 रामसर साइट है, ठीक है। उसके बाद यूपी के पास देख लोगे, अब यूपी के पास अभी सेकंड रैंक पे आ जाएगा। यूपी में भी टोटल 13 रामसर साइट हो चुका है, और यूपी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन 4 में से 3 यूपी में ही है। तो रामसर साइट के बारे में सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे नोट करोगे। क्लियर पॉइंट बच्चे? राइट टू डाई विद डिग्निटी आप सभी को पता है बच्चों, ठीक है। अभी एक केस आया था ना कि मेरे को एग्जैक्ट वो बंदे का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई तो केस आया था कि जिसको अपनी इच्छा से मरने का वो दिया गया था, राइट टू डाई विद डिग्निटी। एक फंडामेंटल राइट बनाया गया कि मतलब था पहले से ही, बट इसको थोड़ा लाइट में लाया गया कि मैं अगर जी नहीं सकता हूं तो राइट टू डाई विद डिग्निटी मेरे पास राइट होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे बंदे का नाम याद नहीं आ रहा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ इसके जितने भी लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हटा दो। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लिव विद डिग्निटी। बंदा जिंदा तो था यार, ठीक है, लेकिन कई सालों से बेड पे पड़ा हुआ था, उसको लिक्विड से तो उसके बॉडी में पूरा न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जा रहा, तो क्या मतलब ऐसे जीने का? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है यार, इसको मतलब दे दो राइट टू डाई विद डिग्निटी वाला, इसको अधिकार दे दो भाई, मरने दो इसको, नॉट सॉरी मरने दो, ठीक है, इनको मृत्यु को प्राप्त होने दो, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला था, ठीक है, याद रखेगा आप लोग, ठीक है। पैसिव इथनेसिया आप लोग देखोगे, लिविंग विल आप लोग पढ़ोगे, एक्टिव वर्सेस पैसिव इथनेसिया क्या होता है, इससे रिलेटेड लैंडमार्क केसेस क्या है, ठीक है। एथिकल इश्यूज आप लोग देखोगे, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा डिसीजन दे तो रहा है, एथिकल है नहीं है, तो किस तरीके से नहीं, किस तरीके से एथिकल, कई बार स्टेटमेंट में आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, ठीक है ना, मुझे पता है। तो आप लोग थोड़ा इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, हर एक 4 साल में होता है, और इस बार भी हुआ है। तो देखना, जब भी स्पोर्ट्स की बात करोगे ना, तो स्पोर्ट्स का ना ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड कप करवाता है। जैसे कि देखो इसमें फीफा, तो फीफा कब हुआ था भाई साहब? ये पूरा फीफा कब आया था? फीफा वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? 1904 में फीफा आया था। उसके बाद आप देखोगे 1930 में वर्ल्ड कप शुरू हो गया था। पहले फीफा की ट्रॉफी का नाम क्या था? उसके बाद जब फीफा की ट्रॉफी चोरी हो गई थी, ठीक है, चोरी होने के बाद दूसरी ट्रॉफी बनी, उसका नाम क्या था? यानी कि हर तरीके की इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू फीफा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इस वर्ल्ड कप से 2026 करंट अफेयर्स क्या क्या रिलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड कप भाई साहब होस्ट कंट्रीज कौन सी हैं? 3 होस्ट कंट्रीज आप लोग लिखोगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या था टूर्नामेंट का? क्वालिफाइड टीम्स कौन कौन सी थी? क्वालिफिकेशन का प्रोसेस क्या क्या है? उसके बाद देखोगे ग्रुप्स और ड्रॉस देखोगे, मैचेस का शेड्यूल, खैर रहने दो, मैचेस का शेड्यूल मत देखना, ठीक है। बस ये देख लेना कि पहला मैच किस किस के साथ हुआ था और आखिरी मैच किस किस साथ हुआ था, बस ये देख लेना। क्लियर है पॉइंट? पहला मैच का वेन्यू देख लेना, आखिरी मैच का वेन्यू देख लेना, ठीक है। ऑफिशियल मैस्कॉट देख लेना, ठीक है। ऑफिशियल बॉल देख लेना। स्टेडियम मैं बता चुका हूं, लेकिन पहला और आखिरी वेन्यू स्टेडियम में, ठीक है। प्राइज मनी कितना है? फीफा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, और जो भी रिकॉर्ड बनाए गए हैं और जो भी अवार्ड मिले हैं, ठीक है, याद रखना। जैसे गोल्डन बूट अवार्ड वगैरह हो गए ना, सारे के सारे अवार्ड हो गए, वो सारे के सारे अवार्ड और उनके विनर्स कौन है, याद रखेगा। ये वाला विनर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेम अवार्ड का लास्ट जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन रहेगा, ये सब आप लोग याद रखोगे, ठीक है बच्चे। आई नो इन्फॉर्मेशन सब सोच रहे होगे कि सर अभी तो हैंगओवर होने वाला है सर, पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अरे भाई ऐसा नहीं है, एक संडे को बैठोगे ना, ठीक है, एक संडे को बैठोगे आराम से आंखें बंद करके सब कुछ आप लोगों को पढ़ डालना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे क्लैट की इतनी थोड़ी औकात है कि आपसे क्लियर ना हो यार। एक संडे, खाली एक संडे बैठो और जी जान लगा दो। सुबह के आराम से 6-7 बजे बैठो, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, 4 गुना ज्यादा माइंड काम करेगा, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आराम से बैठो, 7-8 घंटे में सब निपट जाएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों टॉपिक तो मैं बता ही रहा हूं, क्या क्या पढ़ना आप लोगों को बता ही रहा हूं, क्लियर पॉइंट। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए ट्रांसजेंडर बिल आप सभी को पता है भाई साहब, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी पे सीधा बात आ जाती है यहाँ पे। ट्रांसजेंडर बिल जो पास किया गया था कि अब की बार, इससे पहले क्या होता था, ट्रांसजेंडर्स लोग अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करते थे ना कि हाँ मैं जैसे जेंडर हूं तो मैं मेल लिख दूंगा अपने आप ही, मुझसे कोई नहीं पूछेगा, फीमेल फीमेल टिक कर देंगी। तो यार ट्रांसजेंडर क्यों नहीं टिक करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना पॉइंट। तो वो ये वाला अधिकार उनको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ये पूरा प्रोविजन उन लोगों से छीन लिया गया। अब मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, फिर उनको सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, तमाम चीजें आप लोग देखोगे। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। तो अब देखोगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, यानी कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट से रिलेटेड जो अभी नया वाला एक्ट है उससे रिलेटेड सारा का सारा, नालसा के जितने भी जजमेंट है इससे रिलेटेड वो सब कुछ। आर्टिकल 14 आप लोग देखोगे, राइट टू इक्वालिटी, डेफिनेटली यार मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स
क्यों नहीं वो हमारे बराबर हो सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल उठता है आर्टिकल 14 पे यार, हमारे संविधान ने राइट टू इक्वालिटी दे रखा है, तो आप कौन हो तो इस पूरे आर्टिकल को वायलेट करने वाले? नहीं हो सकते भाई। यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना, ये तो सिंपल सी बात है, साफ कहा गया है। तो आप यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पे वार कर रहे हो, ठीक है। आर्टिकल 15 साफ बताता भाई, प्रोहिबिशन ऑफ द फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी चीज पे है, तो कैसे कर रहे हो? सीधी बात है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या था, यानी पहले इनको किस केस में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दिया गया था, अभी इनसे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का रूल छीन लिया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस, ये पढ़ोगे आप लोग, और इनके राइट्स क्या हैं, वेलफेयर मेजर्स क्या, यानी गवर्नमेंट ने कौन कौन से वेलफेयर स्कीम्स निकाली हैं इनके लिए, सब कुछ आप लोग पढ़ोगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखोगे इंपॉर्टेंट अगेन, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और इसमें इंडिया का रोल। वेस्ट एशिया में जैसे आप लोग अभी यूएस की बात कर रहे हैं हम लोग, इजराइल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चे, ठीक है। इजराइल वाला जो कॉन्सेप्ट आप देखोगे, ईरान वाला, ठीक है। इन सबके कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का रोल क्या है, यानी इंडिया का नुकसान क्या है, इंडिया का फायदा क्या, सब कुछ। लेकिन इन सबके कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले देखोगे कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से स्ट्रेट्स इन्वॉल्व हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है, ठीक है। एशिया में भाई साहब आने वाला, एशिया में आई थिंक 74-73% के आसपास ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ईरान ने इसको ब्लॉक कर देता। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरा मैप वाइज आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट पढ़ना है भाई, यार रास्ता ही बंद हो जाएगा इंपोर्ट, अभी देखो इंपोर्ट नहीं होगा तो हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी इंडिया में, पूरे एशिया में, तो चीजें महंगी हो जाएंगी अपने आप ही। तो इंडिया ने कौन कौन से कदम उठाए थे, याद रखना एक एक चीज, ठीक है। यानी कि इंडिया पे जब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो गया था तो कौन कौन से एक्ट पास किए थे, कौन कौन से एक्ट एक्टिवेट किए थे, याद रख लेना। एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक्टिवेट किया था ना इंडिया ने, भैया अब जो ये क्रूड ऑयल से वही सामान बनेगा जो कि हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए जरूरी है, याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मतलब मेन पेट्रोलियम रिजर्व का नाम याद रखोगे। ओपेक देखोगे, ओपेक तो दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपेक से यूएई अभी बाहर निकल गया, वो भी चलो उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ओपेक पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी देखोगे, शिपिंग रूट्स कहाँ कहाँ से, कौन कौन से शिपिंग रूट्स हैं इंडिया के लिए, ठीक है। और इंडिया के इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट यही डाल देना, ठीक है। यानी ये डाल देना हेडिंग पूरा, ठीक है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कौन कौन से न्यूज में है, ऐसे ऐसे करके डाल दोगे ना, सारा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी बच्चे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोग देखो मॉनिटरी पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि बार बार, ठीक। अच्छा मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखना, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी बनाई जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। कौन बनाता है, तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी लिख देता हूं, समझ लेना, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ये बनाई गई थी 2016 में। क्यों बनाई गई थी, इसकी कमेटी उर्जित आर पटेल थे। ये सब कुछ आपको बताना है क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे लेटेस्ट जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, अभी तो देखो लेटेस्ट अभी जो जून वाली ही है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम आएगा जून के बाद जुलाई अगस्त में भी होगा, सितंबर अक्टूबर में भी होगा, आपका लेटेस्ट अक्टूबर वाला होगा, ठीक है। हर एक 2-2 महीने पर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, मतलब मीटिंग होती है। पहले 2-2 महीने पे नहीं बैठती थी, ठीक है, पहले 4 बार बैठती थी, यानी 3-3 महीने पे बैठती थी मीटिंगें, लेकिन अब 2-2 महीने पे मीटिंग बैठती है। तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम हो रहा होगा तो उस टाइम पे अक्टूबर वाली मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप लोगों को अक्टूबर वाला एमपीसी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन याद रखना एमपीसी के बारे में पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, आरबीआई के गवर्नर के बारे में सब कुछ आप लोग पढ़ोगे, कैसे अपॉइंट किया जाता है, आरबीआई के गवर्नर का क्या रोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल में, इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, जैसे कि हमारा टारगेट होता है 2% से लेकर के 6% के बीच में, लेकिन 4% अगर है तो बेस्ट कंडीशन है इन्फ्लेशन का, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 पढ़ोगे और आरबीआई से रिलेटेड सारा का सारा डिटेल पढ़ोगे स्टैटिक पार्ट में, क्लियर है पॉइंट। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में सब पढ़ोगे, ठीक है, याद रखना रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बैंक रेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो आर लिख लेता हूं, ट्रिपल आर, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओएम ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये आप लोग देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव,
ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये सब आपके काम की चीज है, ठीक है। ऐसा ना हो कि भैया देखो कि सर पता नहीं कितना कुछ लिखे जा रहे हैं, ये कैसे पढ़ेंगे, पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा गुरु, ठीक है। चलिए आपका काम और आसान होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का लोकेशन देखोगे, इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या बना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है, जैसे कि मान लो पूरा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इंडिया के कैसे बना, इंडिया काफी नीचे इधर इधर उधर को मान लो पूरा, ठीक है, समझना। तो जितना भी इंडिया के इधर ईस्टर्न साइड में देश हैं, ठीक है, ईस्टर्न साइड में देश जैसे कि वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, ये आपका कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, ये सारे सारे कंट्रीज के साथ संबंध बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ सीधा हम डायरेक्ट वो मतलब उनसे जुड़ाव कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए शिपमेंट पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना शिपमेंट पोर्ट क्या है। और ये बनाया जा रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरा निकोबार आइलैंड पे एक ग्रेट निकोबार अलग सा एरिया है, उसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। उसका लोकेशन क्या है, उसमें क्यों कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, एनवायरनमेंट के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां पे कहा जा रहा है तकरीबन तकरीबन 8 लाख के आसपास पेड़ काटे जाएंगे, तो एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। और एनवायरनमेंट अगर बीच में आ रहा है तो डेफिनेटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही उसको सर्टिफिकेट भी दे रहा है कि भैया आप ठीक है ये प्रोजेक्ट बना सकते हो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। जबकि इसको पता है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना। तो यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी आ जाएगा, यानी कि हर चीज आप लोग पढ़ोगे। एनवायरमेंट, ट्राइबल कम्युनिटीज वहां पे कौन कौन सी रहती हैं, गैलेथिया बे वहीं पर है, उसका इंपॉर्टेंट देखोगे, ठीक है। लेदरबैक टर्टल, वहां पे जो भी हमारे स्पेसीज इफेक्ट होंगे, फ्लोरा एंड फौना इफेक्ट होंगे, वो सब, जिसमें लेदरबैक टर्टल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ईस्टर्न स्टेट के साथ जो हम संबंध बनाना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। आइलैंड का डेवलपमेंट से क्या डेवलपमेंट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे कॉलेजेस बढ़ेंगे, लोग पूरे दुनिया से आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पर एफडीआई का इफेक्ट देखेगा, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो लोकेशन ये सब कुछ आप लोग देखोगे। मैं एक बार पूरा, मैंने इसीलिए साइड में लिखा हुआ गुरु, बीच में नहीं लिखा हुआ, साइड में लिखा हुआ कि मैं यहाँ पे जाकर बताऊं तो आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है, क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद कल्पक्कम पीएफबीआर। आप सभी को पता है भाई साहब, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के मामले में इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है, ठीक है। इंडिया ने क्रिटिकलिटी की स्टेज हासिल कर ली है, ठीक है, क्रिटिकलिटी की स्टेज, ठीक है। क्रिटिकलिटी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे सेल्फ जनरेशन की स्टेज, यानी कि एनर्जी खुद ही जनरेट होती रहेगी, ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ पे जो होमी जहांगीर भाभा थे ना, उन्होंने 3 स्टेज प्रोग्राम दिया था हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था, ठीक है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था। तो क्या था ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि इसका पहला स्टेज हम बहुत पहले पा चुके थे, दूसरा स्टेज अभी पाया जिसके बारे में हम न्यूज पढ़ रहे हैं, तीसरा स्टेज अचीव करना हमारे लिए बचा हुआ है, ठीक है, याद रखना। क्या था 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये पढ़ोगे। और हम अभी कौन से स्टेज में पहुंचे, सेकंड स्टेज में पहुंचे, ये पढ़ोगे, ठीक है। तो पीएफबीआर आप लोग देखोगे, क्रिटिकलिटी क्या होता है, सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज, यानी कि जब हम लोग सेल्फ जनरेटिंग एनर्जी हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी पहले स्टेज का वेस्ट दूसरे स्टेज के लिए एनर्जी का एनर्जी जनरेशन का सोर्स बनेगा, यानी कि फ्यूल का काम करेगा। दूसरे स्टेज का वेस्ट तीसरे स्टेज के लिए फ्यूल का काम करेगा, ठीक है। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बता चुका हूं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, थोरियम प्रोग्राम, ये जो तीसरा स्टेज है ना, यही थोरियम प्रोग्राम है, क्योंकि इंडिया के पास ना नियर अबाउट 75%, ठीक है, मतलब थोरियम है, ठीक है। तो थोरियम बहुत ज्यादा है, तो लास्ट में हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखना। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, भाविनी क्या है, ये जो पूरा क्रिटिकलिटी अचीव किया है ना हम लोगों ने कल्पक्कम में, तो ये भाविनी ने ही हमारी हेल्प किया है, भाविनी से ही हम लोगों ने अचीव किया है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कौन कौन सा आप देखोगे, कौन कौन से लोकेशन है, किस किस स्टेट में, सब कुछ आप लोग देखोगे। सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लोकेशन के साथ आप लोग याद रखोगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग को नोट्स में लिखनी है, ठीक है। G7 समिट इंपॉर्टेंट है, अगेन G7 के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। इस बार देखो G7 का पहले तो शुरुआत से ही देख लेना। 1975 में G6 बना, देन कनाडा आया तो G7 बन गया 76 में। उसके बाद 1998 में रशिया के एंट्री से G8 बन गया। फिर 2014 में क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया
एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया हुआ रशिया के द्वारा, तो रशिया को निकाल दिया गया, अगेन G7 बन गए। पूरा पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कोई चार्टर नहीं है G7 का, कोई रूल नहीं है, कोई चार्टर बुक नहीं है, कोई ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है। जो देश इसकी प्रेसिडेंसी संभालता है वहीं पे उसका हेडक्वार्टर मान लिया जाता है उस टाइम के लिए। सब कुछ आप लोग देखोगे, ठीक है। 2026 में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंबर कंट्रीज किस किस ने पार्टिसिपेट किया। होस्ट कंट्री इस बार फ्रांस था, आप सभी को पता है, ठीक है। एवियन में फ्रांस में हुआ था। डिसीजन क्या क्या लिए गए थे और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने देखो कनाडा, याद रखना, कनाडा के साथ क्या डील साइन किया, ठीक है, ये देखना। यूके के साथ क्या डील साइन किया, जैसे कनाडा के साथ देखोगे, ठीक है, कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। यूके के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि यूके के साथ सीटा साइन किया है और सीपा साइन किया कनाडा के साथ। तो कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किया, याद रखना। आउटरीच सेशन था। आउटरीच सेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, देखिए 7 तो मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है। इन 7 मेंबर्स के अलावा 2 बाहर के मेंबर्स जाते हैं ना, बाहर के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनको आउटरीच मेंबर कहा जाता है। तो ये उनका सेशन था इस बार, यानी कि आउटरीच सेशन था इस बार वाला, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी पे कितना असर पड़ता है इस G7 का, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। डेफिनेटली यार डेवलप्ड नेशन है तो बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है, याद रखना। क्लाइमेट एजेंडा G7 वर्सेस G20 आप लोग देखोगे, खासकर इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। देखेंगे आप लोग 2003 के बाद ना, ठीक है, इंडिया को बहुत ही कम बुलाया जाता था। 2019 से लगातार नरेंद्र मोदी यहाँ पे G7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब कुछ आप लोग लिखोगे, ये सब बता रहे हो। इन सब के बाद, ठीक है, यूके के साथ स्पेशली एक बनाओगे नोट्स, ठीक है, यूके के साथ कनाडा के साथ क्या क्या डील हुआ है G7 के अंदर में, सब इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। 2019 से देखो कितनी बार, कई जगह मैंने देखा कि 8 बार बुलाया गया नरेंद्र मोदी को, 8 बार नहीं बुलाया गया, याद रखना। जो 2020 वाला कोविड था ना, उसमें मीटिंग हुई नहीं थी, ठीक है, हुई नहीं थी, तो 1 साल अपने आप ही घर जाता है। जहां पे लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो टोटल 7 बार बुलाया गया नरेंद्र मोदी को, मतलब इंडिया को 7 बार बुलाया गया है। तो इंडिया ने 7 बार पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि 1 बार हुआ ही नहीं था कोविड में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखोगे यूएई का एग्जिट फ्रॉम ओपेक। ओपेक से यूएई का एग्जिट देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले देखोगे कि ओपेक है क्या, ठीक है, ओपेक है क्या और ओपेक प्लस क्या है, कब कब बना, इनके हेडक्वार्टर आप लोग देखोगे, ठीक है, इनका मकसद आप लोग देखोगे, मोटिव यानी कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। ये तो स्टैटिक पार्ट में होगा, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, ये सब आप लोग देखोगे। क्लियर है पॉइंट, याद रखना एक एक चीज। मेंबर कंट्री, अब यूएई ने डिसीजन लिया है एग्जिट होने का। 1 मई को यूएई ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से एग्जिट हो गया, तो उसका रीजन ढूंढोगे, रीजन। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएई। तो यूएई का रोल क्या था ग्लोबल ऑयल मार्केट में, ठीक है, क्या था, कितना % प्रोडक्शन करता था, कितना % एक्सपोर्ट करता था, और टॉप 10 कंट्रीज में किस रैंक पे प्रोडक्शन में है, किस रैंक में रिजर्व में आप लोग देखोगे। क्लियर है पॉइंट, ऑयल का प्रोडक्शन कितना करता था, सब कुछ, ठीक है। और इंडिया से इसका क्या रिलेशन था, यूएई का, याद रखना। यानी कि आप देखोगे तो पहले, अभी खैर अभी लिस्ट में आपको कतर ही मिलेगा, ठीक है। आप लोग देखोगे जो नेचुरल गैस के सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है, मतलब हम कहां से करते हैं, तो कतर से करते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हुए थे यूएई के साथ और यूएस के साथ। लेकिन ये जो बीच में जो भसड़ नहीं मच गई है वाली वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, उसमें कोई एग्रीमेंट फाइनली नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी भी कतर ही देखोगे। तो पूरा इंडिया के साथ क्या रिलेशन है यूएई का, सब कुछ आप लोग नोट करोगे, याद रखना। क्लियर है पॉइंट। सबसे पहले स्टैटिक पार्ट, फिर उसके बाद करंट पार्ट देख लोगे, ठीक है। लीगल स्टेटस ऑफ द वंदे मातरम, वेरी गुड, ठीक है। वंदे मातरम देखिए 1971 में एक एक्ट आया था कि भाई हम लोग नेशनल ऑनर को प्रिजर्व करेंगे, यानी राष्ट्रीय सम्मान, जैसे कि नेशनल एंथम हो गया, तिरंगा हो गया, लेकिन उसमें वंदे मातरम नहीं दिया हुआ था, ठीक है। इस बार वंदे मातरम नहीं दिया हुआ था, याद रखना। 1971 के जो एक्ट था उसमें, इस बार भाई साहब वंदे मातरम को वही सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो वंदे मातरम इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि अब वंदे मातरम का अपमान करने पर भी, इंसल्ट करने पर भी आपको सजा होगी 3 साल की, याद रखना, ठीक है। वंदे मातरम अगर इंपॉर्टेंट होगा तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, सब कुछ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फर्स्ट न्यूज में क्या बताया था, वंदे मातरम 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, जो कि इस बार हमारा थीम भी था 26 जनवरी, यानी रिपब्लिक जो डे हम सेलिब्रेट कर 26 जनवरी को, उसका। तो आप देखोगे 150 साल इसके पूरे हो चुके हैं। 1875 यानी 1875 में इसको लिखा गया था। 1882 में आनंद मठ नाम, आनंद मठ नाम, जो कि सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर था, इसमें पहली बार इसको डाला गया, यानी पब्लिश किया गया। और उसको 1896 में आप लोग देखोगे इसको पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता सेशन में गाया था। ये सारी की सारी आप वंदे मातरम का हिस्ट्री देखोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको लिखा था फ्रीडम मूवमेंट से
क्यों, कैसे जुड़ा हुआ है? तो जैसे मैंने बताया आनंद मठ में सन्यासी रिवोल्ट का पूरा जिक्र किया गया है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल, यहाँ पे फंडामेंटल राइट से ज्यादा आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज लिखनी पड़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में, क्योंकि भाई सम्मान करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है यार, नेशनल प्राइड, गर्व की बात है हमारे लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफसीआरए क्या है, एफसीआरए क्या है, मैं आपको साफ बताता हूं कि देखो फॉरेन से जो फंडिंग आती है ना, जैसे मान लो कि मेरा एक एनजीओ है, ठीक है, मेरा एक एनजीओ है, ठीक है, जय ओझा मेरा नाम है, आप सभी जानते हैं, मेरा एक एनजीओ है, तो भाई मैं फंडिंग ले रहा हूं, यानी फंड आ रहा है फॉरेन से, भाई पाकिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, ठीक है, म्यांमार से आ रहा है, और मैं बोल रहा अरे डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, बच्चों की भलाई के लिए आ रहा है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो टेरर फंडिंग कर रहे हैं, समझ में आया? तो एफसीआरए एक ऐसा रूल है जो कि फंडिंग आती है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मिसयूज होने लग गया था, तो इस वजह से नया एफसीआरए क्या है, पुराना एफसीआरए क्या पढ़ना, ओल्ड एफसीआरए, ठीक है, एंड न्यू रूल्स, ये दोनों को दोनों पढ़ने हैं, उसका रजिस्ट्रेशन पर्पस, ठीक है। अभी अमेंडमेंट क्या किया गया, एनजीओ के लिए नए रूल क्या क्या बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक बता देता हूं मैं कि पहले क्या था ना, कोई एनजीओ अगर इलीगल पकड़ा जाता था तो ठीक है, उसको जब्त तो कर लिया जाता था, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी बन चुकी है वो जब्त नहीं किया जाता था। लेकिन जो नया वाला रूल अभी आया ना 2026 में, अब कोई एनजीओ अगर इलीगल एक्टिविटीज में पकड़ा जाता है, इलीगल फंडिंग में पकड़ा जाता है, तो उसकी पुरानी सारी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरीके के नए चेंजेस आप लोग देखो, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आएगा, ठीक है, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सब कुछ देखो, एफसीआरए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा एफसीआरए बारे में एक और चीज याद रखना, एफसीआरए आने से पहले ना एक और एक्ट था फेमा करके, ठीक है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो ही को हटा के एफसीआरए लेकर के आया गया था, और फिर एफसीआरए को इस बार अमेंड किया गया है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप लोग शुरू से लिखोगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे वक्फ होता क्या है, वक्फ वो इस्लामिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि चैरिटी के लिए डोनेट कर दी जाती है, ठीक है, याद रखना। तो आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास कौन सी मिनिस्ट्री आती है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, सबसे पहले रेलवे मिनिस्ट्री के पास जमीनें हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में रेलवे मिनिस्ट्री के पास। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। तीसरे नंबर पे भाई साहब ये वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड वो सारी सारी प्रॉपर्टी जो कि इस्लाम में डोनेट कर दिया थी चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो बहुत सारी ऐसी जमीनें आ चुकी हैं वक्फ बोर्ड के पास, तो इतनी ज्यादा जमीनें हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज बताई गई, काफी मुस्लिम भाइयों ने ये कंप्लेन किया कि ये लोग हमारी जमीनें जबरदस्ती ले लेते, छीन लेते, वक्फ प्रॉपर्टी बना देते हैं। क्योंकि जो पुराना वक्फ एक्ट था ना, याद रखना 1913 में पहली बार वक्फ मुसलमान एक्ट बनाया गया था, ठीक है। 1955 में दूसरी बार बनाया गया था वक्फ एक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 1995 में, उसके बाद 1995 वाले को अमेंड करके 2025 में जो एक्ट लाया गया उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ बोर्ड में मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड एंड स्टेट वक्फ बोर्ड पूरा पढ़ोगे। अब यहाँ पे 2025 में एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया, उम्मीद पोर्टल, याद रखना उम्मीद का फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर है पॉइंट, याद रखना, यानी कि यूनिक मैनेजमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, ये उम्मीद का फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रखना। उम्मीद पोर्टल पे बोला गया है कि जितनी भी वक्त प्रॉपर्टी जो उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, भैया डॉक्यूमेंट होगा तो रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, डॉक्यूमेंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन काय के लिए, कैसे कराओगे, यानी कि जिनकी जमीन आपने जबरदस्ती ले रखी है, हड़प रखी है, वो मुसलमान भाइयों को पास चली जाएगी वापस, समझना है पॉइंट क्या है। तो उम्मीद पोर्टल भी लेकर के आया गया। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कौन करता है, तो अब जो मुतावली नाम का जो बंदा होता है वो करता है, मुतावली एक पोस्ट है जो कि वक्त प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिबेट चल रही है वक्त प्रॉपर्टीज को लेकर के, माइनॉरिटीज के राइट्स कैसे हैं, और हमारे आर्टिकल 25 से लेकर के 30 कैसे रिलेटेड, सब कुछ आप लोग यहाँ पे देखोगे। वक्फ के रिलेटेड सारे सारे एक एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, याद रखना बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, किसके अंडर में होता है, तो यूएनएफसीसी की सब्सिडियरी बॉडीज इसको कंडक्ट करती हैं। कितना, सब्सिडियरी बॉडीज इसको कंडक्ट करती हैं, ठीक है, बॉडीज इसको कंडक्ट करेंगी, ठीक है। इस बार 64th सेशन था इसलिए हम इसको SB 64 कहते हैं। बॉन एक जर्मनी में शहर है, वहां पे ये मीटिंग होती है, इसलिए हम इसको हमेशा बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है, हमेशा बॉन में ही होगी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और कब होती है, बिफोर COP, ठीक है, बिफोर COPE, क्लियर पॉइंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31 होने वाली है ना अंटालिया टर्की में, तो उसके पहले बॉन में ये बैठक हुई थी, ठीक है। COP 30 हुआ था बेलेम में
बेलम में, तो उसके पहले भी बॉन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी कि बॉन में जब भी कॉन्फ्रेंस होगा, आने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं उसके बाद उस पर हम पहले ही डिस्कशन कर लेंगे, इसलिए बॉन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। यूएनएफसीसी के अंडर में आता है। कॉन्फ्रेंस का प्रोसेस क्या है, इसमें पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाती है, नेशनल नॉट नेशनल डेवलपमेंट, एंड ये एनडीसी दूसरा है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीज, यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज ने एनवायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, साफ रखने के लिए कितना कितना कंट्रीब्यूशन देने का वादा किया है, ये सब कुछ आप लोग देखोगे। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, यानी कि ग्लोबल स्टॉक टेक एक रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है सारी सारी कंट्री से कि भाई साहब पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आप लोगों ने जो प्रोमिस किए थे वो सब आपने कितना अचीव किया है, वो सबका एक रिपोर्ट कार्ड दो। तो आप लोग देखो यूएनएफसीसी क्या है, सारे के सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पढ़ोगे जो कि 1995 से ही शुरू हो चुकी हैं, और कॉप 1 1995 में और कॉप 30 2025 में हो चुका है, कॉप 31 आने वाला है। सारी कॉप नहीं पढ़नी, इंपॉर्टेंट पढ़नी। एनडीसी क्या होता है ये आपको पढ़ना है। ग्लोबल स्टॉक है। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, क्लाइमेट फाइनेंस 4 तरीके के फंड होते हैं, 4 तरीके का फंड होते हैं, सारे चार को चार फंड पढ़ोगे, ठीक है। थ्री सिस्टर्स कन्वेंशन आप लोग पढ़ोगे, इसमें थ्री सिस्टर्स कन्वेंशन पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। एक एक चीज बता देता हूं, ठीक है। मिट एडेप्टेशन फंड क्या होता है, मिटिगेशन फंड क्या होता है, लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है, सारे के सारे फंड हैं जो कि क्लाइमेट फंड फाइनेंस का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि अगर क्लाइमेट खराब हो रहा है तो डेवलप्ड नेशन ने खूब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है जिसकी वजह से क्लाइमेट खराब हो रहा है, ठीक है, तो वो लोग पैसे देते हैं एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए। तो एडेप्टेशन फंड, मिटिगेशन फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, ये सब आप लोग देखोगे। क्लियर है पॉइंट। तो यूएनएफसीसी, कॉप, सारे कॉप, पेरिस एग्रीमेंट, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सब कुछ आप लोग देखोगे। उसके बाद पासपोर्ट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये आप लोगों को पढ़ना है भाई साहब, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। यहां पे आपको सिटीजनशिप का सारा पढ़ना है, सिटीजनशिप सब पढ़ना है, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सारे के सारे अमेंडमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल कार्ड्स, ठीक है, ऑल जो भी आपके पास प्रूफ्स है, ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे यहाँ पे, ऑल डॉक्यूमेंट जिन पे कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, जो भी आपको लगता है कि मेरे पास पहचान का वो है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट एक्ट पढ़ोगे जो कि आपका 1967 वाला है, याद रखना। इसका सेक्शन 20 जरूर पढ़ना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि भैया अगर आप लोग नॉन सिटीजन को भी पासपोर्ट दे देते हो तो ये कहाँ प्रूफ होता है कि पासपोर्ट हमारे सिटीजनशिप का ही प्रूफ है, सब कुछ आप लोग देखोगे। क्लियर पॉइंट। और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, सिटीजनशिप एक्ट देख लोगे, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन 14 साल, कंफ्यूज मत होना, 14 साल के अंदर 11 साल प्लस 1 साल होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा पढ़ लो ना। पासपोर्ट एक्ट क्या है, एनआरसी क्या है, और एनआरसी में आप लोग देखोगे जो 2019 वाला असम इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने एनआरसी अपडेट किया है। असम अकॉर्ड भी देखोगे, ये भी हमारा सिटीजनशिप से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। असम अकॉर्ड जो कि 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अंडर में आया था, सब कुछ आप लोग देखोगे, ठीक है। और सिटीजनशिप से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक दिया हुआ है, सब आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बच्चे, ठीक है। एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया, ठीक है, आप सभी को पता है, ये अगला वाला पॉइंट देखोगे, वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट आप सभी को पता है 6 स्टेट से होकर के गुजरता है, ठीक है, 6 स्टेट से होकर के गुजरता है। तो वो 6 स्टेट्स कौन से हैं, सबसे पहले ये सारे सारे नाम लिखना, क्योंकि 6 स्टेट्स में जो वेस्टर्न घाट है उस वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यहाँ पे ना आप माइनिंग करोगे, ना क्वेरिंग करोगे, ना बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लगाओगे, ना इंडस्ट्री लगाओगे। अरे भैया 6 के 6 स्टेट्स का नुकसान होगा इकोनॉमिकली, तो 6 के 6 स्टेट्स ने वेस्टर्न घाट में ईएसए बनाने के खिलाफ बहुत ज्यादा पिटीशन डाल दिया है और नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। तो देखोगे ईएसए का मीनिंग क्या है, वेस्टर्न घाट के फैक्ट्स, वेस्टर्न घाट कितना फैला हुआ है, तो 1600 किलोमीटर का एक पूरा माउंटेन चेन है। इसकी सबसे ऊंची जो पीक है उसको अन्नामुडी कहते हैं, केरल एरिया में, ठीक है, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कॉर्नर पे जोड़ेगा। मीटिंग पॉइंट नीलगिरी हिल्स है, यानी कि सब फैक्ट्स पढ़ोगे वेस्टर्न घाट। 2 कमेटी पढ़ोगे, गडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है। ये दुनिया के 8 यानी टॉप हॉटेस्ट 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है, तो पढ़ोगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 2012 में शामिल किया गया था, ये भी देखोगे, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज को यहाँ पे रोका जा रहा है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फिर यहाँ पे आ जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है, इसमें मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक मिल जाएगा। हमारे ये भाई साहब नरेंद्र मोदी, ठीक है, आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा वायरल थे। मेलोनी क्या था,
हाँ, मेलोनी मेलोडी पढ़ा ही होगा, है ना? तो सब हर जगह जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल। बट अपने को कंट्रोवर्सी में नहीं फंसने का है, अपने को देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। तो किन किन देशों में गए हैं और उनके साथ उन उन देशों में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें यही सब कुछ है, ठीक है, याद रखना। कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए हैं ये इंपॉर्टेंट, किन किन देशों में गए कौन कौन सा एग्रीमेंट, सब कुछ नहीं पढ़ना है, खाली एग्रीमेंट पढ़ना है। जैसे कि श्रीलंका में गए थे, ठीक है, ये उसके बाद मलेशिया में गए थे, ठीक है, अभी 5 नेशंस के विजिट पे गए थे। या फिर कौन कौन से देश के डिप्लोमेट्स यहाँ पे आए हैं, या प्रेसिडेंट या पीएम आए हैं, जैसे कि म्यान के प्रेसिडेंट जो थे ऑन मिंग ह्लेंग इंडिया में आए थे अभी विजिट करने। तो यानी कि विजिट वाला है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, विजिट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कर दिया, क्योंकि कितनी विजिट बताएंगे यार, ठीक है बच्चे। तो सारे के सारे जो 25 टॉपिक है भाई साहब, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक, ठीक है, एक एक साइड में सब लिखा हुआ है, एक एक नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र रहने वाला है आपके आने वाले क्लैट के लिए। और याद रखिएगा ये एक ही ब्रह्मास्त्र है, अभी और ब्रह्मास्त्र आएंगे, क्योंकि 25 टॉपिक से क्लियर तो होने वाला है नहीं, मैं बता रहा हूं साफ आपको। तो अगले फिर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को लेकर के आऊंगा, ऐसे ही आपके नोट्स बनवाता रहूंगा। और आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि आने वाला क्लैट आप फोड़ दोगे, और फोड़ने के बाद सीधा हमारे चैनल लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पे जाओगे, कमेंट में लिखोगे सर अपन ने कर दिखाया। जय हिंद।